हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और उत्साह के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम था द्विघात समीकरण। और उस समीकरण में हम लोग जाना था पार्ट बाय पार्ट, सारी बेस को हमने देखा था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। और वह बेस का नाम था मूलों की प्रकृति और साथ ही साथ मूल ज्ञात कैसे किया जाता है। यानी द्विघात से रिलेटेड, मूल से रिलेटेड, विवेचक से रिलेटेड जितनी भी एक अच्छा कंटेंट था, एक अच्छा बेस था। मैंने पूरी कोशिश किया था आपको देने का और आप भी पूरी कोशिश से अच्छे ढंग से समझे थे। ठीक है, तो चलिए आज उसी पर्पस में चर्चा करने वाला हूँ। उसी का कुछ और प्रैक्टिस बच गया। मैं चाहता हूँ कि पूरी अच्छी तरह से उसको कंप्लीट कर दूं, कहीं पर किसी तरह कोई डॉट्स, कोई टेंशन आपको नहीं हो। इसलिए मेरे भाई आप मेरे वीडियो के पर बने रहें, आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं आपको इस आज जो बताने वाला हूँ पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देना चाहता हूँ कि द्विघात समीकरण में मूल की प्रकृति का क्या रोल है, विवेचक का क्या रोल है, हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हम चीजों को समझा जाता है। यही चीज को लिए मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं, बेसिक पर आते हैं। और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, काफी अच्छी वे में आप साथ देंगे। तो आप सारी चीज से बोझ माइंड से हटा दें और मेरे साथ 20-25 मिनट बने रहें। या 20 या 25 मिनट के अंदर में मैं कुछ आपको देने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैथ के पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिस चैप्टर को लिखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण नाम है, द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इसे द्विघात समीकरण में हम लोग जान रहे थे, अभी तक जो पढ़ा था उसमें हम लोग जाना था मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति एवं मूल ज्ञात करें, एवं क्या ज्ञात करें, मूल ज्ञात करेंगे। ये एक टॉपिक था और इस टॉपिक पर मैंने काफी अच्छे वे में चर्चा कर दिया था कि मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करें कि यानी उस प्रकृति के लिए जानने के लिए हम लोग आपके सामने एक नया चेहरा मैंने बताया था जिसका नाम है विवेचक। ठीक है, जिसे एबीसीडी के कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाता। और ये भी मैंने बताया था कि विवेचक के लिए सूत्र होता है मेरे भाई b² - 4ac होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैंने सारी बात को बता दिया था। एक बार मैं चाहता हूं कि अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उसे एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ, ताकि आपका पूरी तरह से ब्रेन फास्ट जो है वो फ्रेश हो जाए, पूरी तरह से काम करना शुरू कर दे। उसमें मैंने एक रिलेशन बनाया था कि यदि d बराबर 0 हो तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन d ग्रेटर देन 0 हो तो इसमें क्या होगा कि मूल वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल असमान होंगे। क्या दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे। उसके बाद d लेस देन 0 के बारे में रूल ये कहता था कि वहां पर जो है मूल की काल्पनिक होगा, ऋणात्मक अगर आ जाए तो मूल को निकालना काफी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये सारा टॉपिक पर मैंने काफी अच्छे वे में चर्चा किया था और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे वे में समझे होंगे। तो आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपके सामने कुछ अच्छा प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आया हूँ और चाह ये रहा हूँ कि मैं वो सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखूं और आप उसे अच्छे ढंग से समझे। ठीक है, आप मेरा साथ दें। यदि आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे हटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न पर आते हैं, क्वेश्चन के लेवल पर आते हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, वो सारी चीज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए भाई, ठीक है, टॉपिक है द्विघात समीकरण। और जो क्वेश्चन आने वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम के लिए भी काफी जो है मजेदार का काम करेगा। यहाँ पर मूल की प्रकृति और मूल ज्ञात करें। आपके सामने जो क्वेश्चन रहा मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति एवं जो आगे कह रहा है कि मूल ज्ञात करें, मूल की प्रकृति एवं मूल ज्ञात करें। ठीक है, ये द्विघात मूल ज्ञात करें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि 4x² रहा और -8x रहा और +3 रहा इज इक्वल टू 0 रहा। इसमें आपको बताना है कि इसका मूल क्या होगा और यदि आप उसका मूल की प्रकृति को बताना है क्या होगा। उसके बाद यदि प्रकृति बता देते हैं तो आगे चल के एक स्टेप पूछ रहा है कि उसका मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब हुआ कि इसका जो चर राशि का मान पूछ रहा है, जो 2 मान आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है, द्विघात समीकरण में घात कितना 2 है तो इसका 2 मूल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा यही चीज आपको बनाना है। भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल की प्रकृति के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है। याद रहे, आपको थोड़ा पल के लिए मैं एक नोटिस पॉइंट नोट करा देता हूँ कि याद रहे कि हम लोग क्या देखते थे भाई मेरे, x² + 2x + 1 बराबर 0 रहता था। तो इसमें हम लोग 9th क्लास में गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल किया जाता था।
यहाँ पर पूछ देता था, वो क्वेश्चन मतलब अपने आप में बोल देता था कि गुणनखंड विधि द्वारा x का मूल का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो उसके कंडीशन में हम लोग जो है सोचते थे ये लास्ट वाला को फर्स्ट से मल्टीपल के बीच वाला वही कंडीशन लाना था, वैसा रूल होता था। लेकिन यहाँ तो मूल की प्रकृति में क्या होता है कि आपको डी का सामना करना पड़ता है, और डी का सामना इसलिए करना पड़ता है कि कहीं कहीं पर आप ऐसा देखोगे कि जो गुणनखंड विधि की सहायता से आप मूल नहीं ज्ञात कर सकते। कोई अंक ऐसा आ जाएगा, डिजिट ऐसा आ जाएगा, नंबर ऐसा आ जाएगा जिसे हमें तोड़ना काफी मुश्किल है और जोड़ना भी काफी मुश्किल है, उसका गुना भी मुश्किल है। तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि जब हम अपर लेवल का क्लास पढ़ रहे हैं, जैसे 10th क्लास पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक नया विचार दिया गया हमारे गणितज्ञ ने, और उसके लिए एक फॉर्मूला का अप्लाई किया जिसका नाम है विवेचक। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? विवेचक है, जिसको हम लोग जो है एबीसीडी के स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तो वहां पर हम लोग विवेचक का कंसेप्ट लेते हैं, वहां पर हम लोग विवेचक का सहायता लेते हैं, और उसके सहायता से मुझे मूल के पास पहुंचना काफी आसान होता है। मैंने क्या बोला कि उसके सहायता से मूल के पास पहुंचना क्या होता है, काफी आसान होता है। एज एग्जांपल जिस तरह से अभी आपको दिख रहा होगा, तो कहीं कहीं पर ऐसा आएगा जो जोड़ने पर 2x नहीं आ सकता, गुना करने पर 1 नहीं आ सकता। तो उसके लिए हम लोग जो है उसके जब ऐसा ना आए तो वहां पर मूल की प्राकृतिक वाली विधि से बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम विवेचक निकालेंगे। विवेचक के लिए के बाद अगर निकाल ली तो मूल की फॉर्मूला के लिए क्या होता है, फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a होता है। उसके सहायता से आसानी वे में कोई भी गुणनखंड भारी से भारी रहा वो बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे, मेरे बेस को समझ गए होंगे, मेरे बोलने का अंदाज भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हटाते हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई मेरे सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, तो उसका रूल कहता है कि a बराबर 4 है मेरे भाई, और b बराबर जो है -8 है, और c बराबर कितना है 3 है। इतने काम तो कर दिया। अब यहाँ पर हम d निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग विवेचक के नाम से जानते हैं। d निकाल रहे हैं जिसको क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। अब d बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो b स्क्वायर, तो b का काम -8 कर रहा है, तो -8 का स्क्वायर और -4। a का काम कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा a का काम 4 कर रहा है, तो 4 हो गया। और c का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। इतना कर रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और माइनस ये 4 चौको 16, 16 कितना हो गया, 48 हो गया ना। अब ये 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचा मेरे भाई। 5 में 4 गया 1 आ गया, यानी डी का जो मान आया वो 16 आया। डी का मान कितना है, 16 आया। तो पता ही चला कि हमने इस क्वेश्चन के सहायता से एक क्वेश्चन जो पूछ रहा था प्रकृति, तो वहां पर हम लोग डी का मान ज्ञात किया 16। तो पता ही चलता है कि डी का मान जो डी जो है का मान क्या है, 16 है। यानी कहने का मतलब कि ये तो 0 से बड़ा है, डी जो है ग्रेटर देन 0। डी का मान, तो उसके कंसेप्ट में हमने बताया था कि डी का मान जब क्या हो जाए कि 0 से बड़ा हो जाए, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक होंगे एवं जो है क्या होंगे मेरे भाई, असमान होंगे, क्योंकि कंडीशन कहता है, रूल कहता है असमान होंगे। तो इससे पता ही चला कि हमने मूल की प्रकृति को बता दिया। डी कितना आया, 16 आया, 16 पॉजिटिव वे में आया, तो पता ही चला कि 16 0 से बड़ा है, तो डी ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान हो गए। अब इतना पॉइंट जब लिख लें, तो अब हम लोग मूल के लिए हम जा रहे हैं मूल ज्ञात करने के लिए। मूल के लिए सूत्र होता है, मूल के लिए सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी, अब बटा होता है मेरे भाई 2a होता है। एक में पॉजिटिव लेते हैं, एक में निगेटिव लेते हैं। तो एक हम x का मान क्या होता है -b का माइनस कितना -8, तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब प्लस लेके चलते हैं, और रूट डी का मान कितना है मेरे भाई 16 है। अब बटा 2a, बटा कितना 2 है, 2a का वैल्यू कितना 4 है, ठीक है। अब इसको हम लोग डील करते हैं, माइनस माइनस गुने पर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 8 हो गया। अब प्लस जो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4 आ जाएगा, इतना बात समझ गए। और ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 12 बटा कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बटा 2 हो गया। इसका एक मूल आया। दूसरा मूल में जब माइनस लेते हैं तो ये हो गया -8 हो गया, माइनस पहले से ये माइनस में लेंगे, -b माइनस रूट ये हो गया 16 हो गया, ठीक है, बटा 2a। a के जगह कितना 4 है, इतना कर देंगे, इतनी बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ये हो गया +8 हो गया, -4 हो गया, अब बटा जो हो गया ये 2 मल्टीपल 4 हो गया। पता ही चला 4 बटा 2 मल्टीपल 4 से 4 खत्म, 1 बटा 2। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रकृति को ज्ञात कर लिया इसके कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, तो उसके सहायता से विवेचक का यूज करते हुए जो मूल के लिए सूत्र होता है ओरिजिनल, जब डी के कंसेप्ट में, तो वहां पर हमने फॉर्मूला लगाया, एक पॉजिटिव लिया एक निगेटिव लिया, अकॉर्डिंग टू सूत्र, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो वहां पर x का मान 3 बटा 2 आया और x का मान 1/2 आया। यही होता है, यही क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि यही होता है
है यही ये सहायता बड़ा कंसेप्ट करता है। इसको आप गुणनखंड विधि पर जब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ने तो तोड़ना काफी मुश्किल होगा। जैसे 12 है तो हम कर सकते हैं कि 4 और तिहाई 12 होता है, और बीच में 7 आ जाए तो 4 3 7, यानी जोड़ो तो 7 आ जाए और गुना करो तो 12 आ जाए, तो उसका कंसेप्ट लगाएंगे 4x प्लस जो है वो 3x लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 4 3 7 हो जाए, x हो जाएगा, और मल्टीपल में 12x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर ऐसा फॉर्मूला लगाओगे मतलब कंसेप्ट लगाओगे तो नहीं होगा। उसके लिए हमें जो है डी को ज्ञात करना पड़ेगा, और डी के सहायता से ये कंसेप्ट वाला जब रूल मैथमेटिकल रूल यहाँ पर लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे, तो आसानी वे में हम x के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से राइट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए भाई अब हम इसे हटाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे डिग्री में समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। और आप मेरा साथ दें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ में कोई नहीं रोकेगा अच्छे मार्क्स लाने से। हो सकता है कि 100 में फिर भी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो बी, क्वेश्चन नंबर बी है, वो 2x स्क्वायर है मेरे भाई, और प्लस 4x है, और प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0 है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मूल की वही क्वेश्चन है, तो a बराबर 2 है, b बराबर कितना 4 है, और c बराबर 3 है। तो इसके लिए हम लोग विवेचक d के लिए मूल की प्रकृति के लिए क्या कहते हैं, d ज्ञात कर रहे हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इतना कर देंगे। b का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है, इतना कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 कितना आ गया 24 आ गया, माइनस 8 आ गया। तो d का जो है वो बिल्कुल जो है 0 से कम है, d का वैल्यू 0 से कम है। माइनस का मतलब 0 से भी अंदर की बात है, माइनस का मतलब हुआ कि वो 0 से भी कम है। इतनी बात तो आप समझते हो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में किसी आदमी पर 8 रुपया कर्ज है और किसी आदमी पर 0 कोई भी कर्ज ना, तो कहने का मतलब पॉजिटिव तो 0 वाला हुआ, वो बिल्कुल कर्ज मुक्त है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस में निगेटिव है, तो ये शो कर रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, ये काल्पनिक होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, काल्पनिक होगा, यानी इसका मूल निकालना जो है असंभव है। इसका मूल निकालना क्या है, निकालना असंभव, इसका मूल निकालना जो है मेरे भाई असंभव है, इसका मूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्यों, जब ये पॉजिटिव रहता है तो वही कंसेप्ट चलते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है, लेकिन यहाँ पर ही नेगेटिव शो कर दिया इसका। 4 दूनी 8, 8 3 24, तो माइनस 8 आया डी का मान, तो यानी इसके मूल काल्पनिक हो गए। इससे पता ही चला कि मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर इसका ताला लॉक हो गया, और यहाँ पर ये बता दिया कि ये पूरी तरह से निगेटिव है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले के क्वेश्चन के पास जाते हैं, आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें और देखिए क्वेश्चन का शैली बहुत अच्छा आपको मिलेगा। P का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए सभी मूल समान हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मिल रहा है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अब आपसे मुलाकात होने जा रही है, इसलिए आपको पूरे अच्छे ढंग से तैयार होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि दिए गए समीकरण का मूल समान है, यदि दिए गए समीकरण का मूल क्या है, समान है, दिए गए समीकरण का मूल समान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें, क्या कह रहा है, P का मान ज्ञात करें यदि दिए गए समीकरण का मूल जो है समान हो। और उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि वो दिया हुआ समीकरण 3x स्क्वायर दिया हुआ है मेरे भाई, और माइनस 5x दिया हुआ है, और प्लस p दिया हुआ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ पैटर्न बदला हुआ मिला, कुछ पार्ट बदला हुआ मिला, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको हड़बड़ाना है, बल्कि धैर्य रखना है। इसे भी मैं बना दूंगा, और ये पावर अपने अंदर रखना है कि ये भी मेरे लिए बहुत ही आसान है, बशर्ते कि इसको कैसे बनाना चाहिए वो चीज को मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप उम्मीद है कि मेरे साथ आप बने होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर P का मान ज्ञात के लिए दिए गए समीकरण का मूल्य इतना, ऑलरेडी ये चर्चा कर दिया है कि मूल समान हो। प्रश्न से क्या कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान है, इसलिए क्या होगा, D बराबर कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। यदि मूल समान हो तो D बराबर क्या होगा, 0। तो 0 के कंसेप्ट D का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके कंसेप्ट में क्या होगा कि D के लिए b a c के पास जाना पड़ेगा,
तो इसे निकाल लो। ए का वैल्यू कितना 3 है, अब बी का वैल्यू कितना -5 है, और सी का वैल्यू कितना p है, इतना कर लिया। अब बी स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर हो गया, ये -5 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर कितना है मेरे भाई 3 है, और सी के जगह पर जो है p है, इतना कर दे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 12p हो गया इज इक्वल टू 0। -12p इज इक्वल टू -25, माइनस से माइनस खत्म, p बराबर जो आ गया 25 बटा आ गया मेरे भाई 12। तो पता ही चला कि हमने ये कंडीशन को जब जाना कि जब मूल समान हो तो उसके लिए ये रूल को मैंने वहां पर फॉलो किया कि मूल समान होने के कंसेप्ट में d जो होता है वो 0 होता है, और जब d 0 होता है तो वहां पर d के लिए फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac लगाया, वहां पर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अब b कहाँ होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, मैंने समीकरण से चुराया और वहां पर उसको पुट कर दिया, तो पता ही चला कि लास्ट पोजीशन में हम p का वैल्यू जो पाया 25 बटा 12 पाया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। आप कंसेप्ट में यही पॉइंट बाय पॉइंट, पार्ट बाय पार्ट में बता दे रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल जो है बने रहे मेरे साथ, यहाँ पर किसी तरह का कोई टेंशन आप ना लें। क्वेश्चन आपके सामने क्या था, अब अगले क्वेश्चन के पास आ गए हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस जो है मेरे भाई 4x है अब प्लस 3 है, इतना है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a का वैल्यू p है और b का मान कितना 4 है और c का मान कितना 3 है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से मूल दिए गए समीकरण का मूल समान है, दिए गए समीकरण का मूल समान है। ठीक है, मूल समान है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि d बराबर जो होगा वो 0 होगा। मूल समान के कंसेप्ट में क्या होगा, d बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि d बराबर जब 0 होता है तभी मूल समान होता है। ये चीज का चर्चा कर दिया। अब इसके लिए फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 है, a के जगह पर कितना p है और c के जगह पर 3 है बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 12p बराबर कितना 0, -12p बराबर -16, माइनस से माइनस खत्म, 4 12, 4 चौके 16। तो p बराबर जो आ गया मेरे भाई 4/3, p बराबर कितना आ गया 4/3। इस तरह से मतलब इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी इस पैटर्न पर आधारित समाप्त हो गया। कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दूसरा में नहीं रहा। चलिए, इसे भी आप जल्दी से राइट डाउन कर लें, जल्दी से उतार दें, वही वे में चलना, ज्यादा घबराना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए, इसे भी हटा दें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। एक बार थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा ये करने वाले हैं कि कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक तो ना कर गए। -3x² -5x और प्लस p है इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू कितना p है। अब प्रश्न से क्या कहता है कि d बराबर 0, d बराबर 0 प्रश्न से समीकरण दोनों के लिए मूल समान हो, तो d बराबर तो b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4ac, a के जगह पर 3 और c के जगह पर p है इज इक्वल टू 0। 25 हो गया मेरे भाई, 4 12p हो गया। नहीं, ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को अच्छे, वही क्वेश्चन था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर कैलकुलेशन में कोई तरह का दिक्कत तो ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आसान अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि p है और x है, px है और x -2 है और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बड़ा आपको टेंशन देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, px है। ठीक है, अभी तक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखा और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि p का वैल्यू ज्ञात करना है यदि दिए गए समीकरण का मूल समान हो। लेकिन सबसे पहले हम तो इससे जान गए कि p का मान और दिए गए समीकरण का मूल समान के लिए कंसेप्ट कहता है द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण का चेहरा रहना चाहिए, तभी ऐसे मैथ को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा px x-2 + 6 दे रहा दिख रहा, तो यहाँ पर पता ही चला कि ये द्विघात समीकरण वाला चेहरा अभी कुछ कमी दिख रहा। कमी के लिए हम इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको द्विघात में लाएंगे। दो एक चर राशि के पावर माथे पर 2 होना चाहिए, उसके लिए कुल्लू क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे, चेंज करेंगे, px² हो गया -2px हो गया प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपको कुछ दिखता होगा कि अब जो है लगता है पैटर्न द्विघात समीकरण पर आ गया, यानी थोड़ा सा स्टेप को यदि हम बदला तो वहां पर ऐसा लगा कि मैंने रास्ता काफी अच्छा चुना, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो पी एक्स स्क्वायर यानी अब द्विघात समूह, उसके लिए क्या ए बराबर कितना आ गया, पी आ गया, बी बराबर कितना आ गया -2p आ गया, और सी बराबर 6 आ गया। ये चीज को डाटा को मैंने अच्छे ढंग से लिख दिया। अब यहाँ पर है प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से दिए गए समीकरण का मूल समान है, दिए गए समीकरण का मूल समान है, दिए गए समीकरण का मूल क्या है मेरे भाई, समान है। इसलिए क्या होगा, इसलिए d बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब d बराबर 0 तो फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर यानी -2p का स्क्वायर हो जाएगा और -4 हो, और a के जगह पर p आ जाएगा, c के जगह पर जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना तो पुट कर लेंगे, यहाँ तक दिक्कत है। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 4p स्क्वायर बराबर 6 चौके 24 -24p आ गया इज इक्वल टू 0। -24p बराबर 4p स्क्वायर बराबर +24p, इतना कर सकते हैं। p से p इधर कट गया, 4 छके 24 हो गया, तो p बराबर कितना आया, 6 आया। तो इससे पता ही चला कि हमने p का मान कितना प्राप्त कर लिया, 6। यानी इस तरह का भी अगर आपके एग्जाम में या आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा चेहरा दिख जाता, तो वही मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में इसको पैटर्न को लाएंगे और वहां पर जो रूल कहता है वही रूल के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, आप पाएंगे आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे भी मैं हटाता हूँ। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, काफी अच्छे वे में आप समझे होंगे मेरी ये जानकारी को। चलिए अब हम लोग कुछ पैटर्न बदलता है, टाइप बदलता हुआ आपको मैं दिख रहा है कि p का वैसा मान ज्ञात करें जिससे कि दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो। p का वैसा मान ज्ञात करें, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है p का वैसा मान ज्ञात करें, वैसा मान ज्ञात करें कि p का वैसा मान ज्ञात करें जिससे कि दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है, कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो, समीकरण का मूल वास्तविक हो। ठीक है, मूल वास्तविक हो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि px स्क्वायर है मेरे भाई और +4x है और +1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा टेंशन नहीं देने वाला है और उसको आप ज्यादा टेंशन में मत बदल दीजिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि p का वैसा मान ज्ञात करें, यानी p बराबर क्या पूछ रहा है, याद करें कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक का मतलब हुआ कि आपके सामने 3 नोट राइट डाउन कराया गया था, नोट पॉइंट में लिखा था कि 3 स्टेप होता है। यदि d बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में कहता है कि दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं बराबर होंगे। और d ग्रेटर देन 0 हो तो भी जो होंगे दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। मैंने क्या बोला कि d बराबर अगर 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर होंगे और साथ ही साथ वास्तविक होंगे। d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन मूल जो दोनों मूल की प्रकृति जो होंगे, प्रकृति d अगर बड़ा आ जाए, d अगर 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक का चर्चा है, दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल असमान होंगे। तो उसी कंसेप्ट में क्या देखते हैं हम कि d बराबर भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। ये अगर हम डाटा लिख देते तो इससे पता ही चला कि दो पहलू में ऐसा होता है। यदि आप मान लिया जाए मेरे भाई कि d बराबर 0 आप सिर्फ लिख रहे हो और वहां से आप चलना शुरू कर रहे हो, तो सिर्फ ये कंसेप्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मूल वास्तविक होंगे दोनों लेकिन जो है बराबर होंगे। लेकिन एक कंडीशन और कहता है कि मूल वास्तविक होने के लिए एक सर्च कहता है कि d ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए हम लोग दोनों कह सकते हैं। जब ये कर रहे हैं तो दोनों चीज आ जा रहा है, एक कंडीशन में d बराबर 0 भी आ जा रहा है, एक कंडीशन में d ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है। इसलिए हम इसे इस वे में चलेंगे, इस वे में चलेंगे तो हमारे चलने का अंदाज बिल्कुल सही होगा, हम बिल्कुल सही मतलब रास्ता चुनते हुए आगे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि d ग्रेटर देन या बराबर का मतलब कि d बराबर 0 d ग्रेटर देन 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मेरे कहने का अंदाज कैसा। चलिए अब जब समझ गए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac d ग्रेटर देन 0, इतना है। उससे पहले a का वैल्यू p है मेरे भाई और b का वैल्यू जो है 4 है और c का वैल्यू जो है 1 है, इतना है। अब b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू कितना p हो जाएगा, 80 का वैल्यू कितना 1 ग्रेटर देन 0, इतना हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस कितना हो गया 4p और ये आपको आ गया ग्रेटर देन 0, इतना आ गया ना। अब ये देखो 16 पॉजिटिव में है, उस साइड में चला जाएगा ये, तो ये -4p हो जाएगा ग्रेटर देन -16 हो जाएगा। इस तरह से कट गया, 4 चौके क्या हो गया 16 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये क्या होगा, जब उससे p ऑलरेडी ये 16 जो बड़ा में था तो ये हमेशा जो है बड़ा में ही रहेगा, तो p जो होगा
वो लेस देन ग्रेटर देन 4, यानी इसका मान जो आ जाएगा P का मान जो होगा वो आपको 4 से कम होगा और 4 के बराबर होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, यानी हम लोग कैसे चलते हैं। यदि आप D बराबर से भी कंसेप्ट में ला सकते हैं, जीरो के एक स्थिति को फॉलो करते हुए भी ऐसे मैथ को आप बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बना रहे हैं तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस में, ये पॉजिटिव में बराबर कुछ साइड में भी जाएगा तो ये बड़ा ही होगा, इसलिए इस तरफ इसका मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो पता ही चला। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यदि एग्जाम में या बुक में आ जाए तो काफी आसानी वे में बना लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन का ये पैटर्न भी समाप्त हुआ, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, उसे भी हम समझ लेते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर है प्लस 3x है, प्लस क्या 3x है प्लस p है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया और c बराबर p हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न से ये कह रहा, प्रश्न से क्या मूल वास्तविक हो, तो मूल वास्तविक होने के लिए d ग्रेटर देन 0 होता है, या d बराबर 0 भी लेते हैं तो एक स्थिति फॉलो करते हैं, लेकिन ये चीज लेते हैं तो दोनों शर्त आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर d के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो गया, इतना हो गया। अब b का वैल्यू कितना 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू p हो गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 दूनी 8p हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हो गया क्या हो गया 8p ये हो जाएगा ये 9, ये इधर इस तरह से माइनस 8p या माइनस हो जाएगा 9 कट गया, यानी p बराबर p लेस देन इज इक्वल टू 9 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 9 पॉजिटिव में था, बड़ा था, तो यहाँ पर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 9 हो गया, 9/8 हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 9/8, क्योंकि ये मल्टीपल में इस साइड में आ जाएगा, अंतिम चरण में तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को समझ गया हूँ, कुछ भी ना किया, यहाँ तक कर लिया मैंने। ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ तक क्या था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब 9 आपका बड़ा था, माइनस में है 8p है, तो इससे लिए कोई टेंशन ना लिए, 8p करिए, इस यहाँ तक आपको कर दिया, माइनस में कर दिया, यहाँ से यहाँ कट गया। p बराबर जो हो गया, यहाँ पर p बराबर लेस देन ग्रेटर देन 9/8, इसलिए असल में जो p का वैल्यू जो आ गया मेरे भाई वो असल में आ गया, वो आपके सामने आ गया, लेस देन ग्रेटर देन ये 9/8 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ, यानी ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी वे में बना लेंगे। इज इक्वल टू 0 से भी मान के कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चलिए ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन का लेवल कैसा उसको भी हम देख लेते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें। मूल की प्रकृति ज्ञात करें, 3/4x स्क्वायर है और माइनस 8x है और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर मूल की प्रकृति ज्ञात करें, मूल की प्रकृति ज्ञात करें, प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ दिखा, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि डिवाइड में आ गया, बटा में है, तो आपको इससे बिल्कुल हट दियाना नहीं है, ना ही इससे टेंशन लेना है, ये आसानी वे में बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम कोशिश ये करेंगे किसी के आगे भी या पीछे भी कहीं पर भी बीच में भी बटा रहे तो हम उसको एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, कहीं पर कोई टेंशन ना होगा। विदाउट एलसीएम मेथड बनाते हुए भी हम बना सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए विदाउट एलसीएम से लेते हैं, तो a का वैल्यू जो आ गया 3/4 आ गया और b का वैल्यू जो आ गया -8 आ गया, c का वैल्यू जो आ गया 3 आ गया। अब हम लोग मूल की प्रकृति के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूल की प्रकृति के लिए हम लोग d निकालते हैं। ठीक है, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो b स्क्वायर, तो b का वैल्यू -8 का स्क्वायर मेरे भाई 4a का वैल्यू 3/4 है मेरे भाई और c का वैल्यू 3 है, 4 से 4 कट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 3 × 9 हो गया, 14 में से 9 गया तो ये कितना होता है 5 बचा और ये हो गया 5 हो गया 55 और 9 होता है 64। इसी तरह से आपका यहाँ पर d का मान आया, तो इससे ही पता चला है कि 55 जो है वो 0 से बड़ा है, तो d ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कहेगा कि दोनों मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यदि ऐसा चेहरा भी आ जाए तो आपको मूल की प्रकृति बताने में या मूल ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पेन और माथे को बिल्कुल रोक दें, कॉपी को बंद कर दें, बशर्ते जो तरीका है डरे नहीं, वही बेस पर बनाएं, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन को मैंने बना दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, इसे भी मैं हटा देता हूँ।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी आज थोड़ा सा जल्दी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे काम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ चीजों को बताने वाला हूँ। भाई मेरे यहाँ पर ये है कि 2x² है और प्लस 5√3 है, x है और प्लस 6 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको बताना है। इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसकी मूल की प्रकृति। तो इसको मूल की प्रकृति को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और b बराबर हो गया 5√3 हो गया, x के गुणांक को b कहते हैं, और c बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। d के लिए फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है ना। अब b का स्क्वायर तो यानी 5√3 का स्क्वायर हो गया और माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 6 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, √3 का ये कट गया, 3 हो गया और माइनस 4 दूनी 8, 8 6 के 48 हो गया। इतना हो गया, 25 से 75 माइनस 48 हो गया, 15 से 8 गया, 15 से 8 गया 7 हो गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया। ये d यानी d ग्रेटर देन 0, इसलिए दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यहाँ से भी हमने काफी आसानी वे में बना लिया, कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ तक बनाने में समझने में नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको होना भी नहीं चाहिए। काफी अच्छे वे में हम लोगों ने इस कंडीशन में भी ऐसे मैथ को भी अगर गुणनखंड विधि से आए बना, मूल की प्रकृति इस विधि से बनाने के लिए आए, तो हम लोग आसानी वे में विवेचक निकाल के उसकी कंडीशन को बता सकते हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए भी टेंशन ना है, ऐसा क्वेश्चन को भी मैंने अभी आपके सामने पड़ाव पार कर गया। और यदि ऐसा क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से बोले बनाने के लिए, तो भी आपको घबराना नहीं है। याद रहे कि गुणनखंड का रूल कहता है ये आपस में फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल होता है। तो 6 दूनी 12 हो गया और x² हो गया, ये मल्टीपल के रूप में। और जोड़ने वाला बीच वाला होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं 5√3x कहते हैं। अब आपको ऐसा पैटर्न करना है कि इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर को चुनना है मेरे भाई। 12 में ऐसा नंबर को चुनना है कि जोड़ो तो आ जाए 5√3x और मल्टीपल करो तो 12 आ जाए। इसलिए 12 का जब आप निकालोगे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड, तो 2 6 के 12, 2 तिहाई 6 हो गया, 4 और 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप बनाएंगे और इसी पैटर्न पर ये टूटता है कि ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, ऐसा सजाया जाता है कि गुना करो तो 12x² आ जाए और जोड़ दो तो 5√3x आ जाए। वो आपको अरेंजमेंट पर, वो आपकी मेमोरी पर है और वो आपकी प्रैक्टिस पर है। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे गुणनखंड वाले मैथ को, तो आपके लिए बनाना आसान है। तो अभी हम देखो, आगे यदि हम बनाना चाहते हैं तो ऐसा मुझे सोचना पड़ेगा कि इसके बीच का कौन सा ऐसा पार्ट रखा जाए जो जोड़े तो मतलब 5√3 आ जाए और गुना करें तो 12x² आ जाए। और यहाँ पर आपके सामने सिर्फ यही प्रोडक्ट है, 4 और 3 7 और 4 3 12 आ जाए। ठीक है, तो वहां पर उसके लिए आपको काफी आसानी में एक ऐसा मतलब अपनाना पड़ेगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। x² प्लस 4x है और यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लिया जाए 2 है, तो उसी मेथड इज इक्वल टू 0 करके ही बनाया जाता है, जो आसानी वे में आप बना लेंगे, कहीं पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए हम यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आपका ये रहा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और काफी अच्छे गुणनखंड विधि से ही आप बना लेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल।